आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने ओशो की कुछ रचनाओं से चुने हुए अंश हैं, जैसे लव, फ्रीडम एंड अलोननेस, ओशो एवरीडे, मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम और सैडनेस एंड हैप्पीनेस से भी कुछ बातें हैं। तो हमारा इरादा है कि इन विचारों को थोड़ा खंगालें, देखें कि प्रेम, स्वतंत्रता, ध्यान, जागरूकता पर ओशो के नजरिए से क्या मुख्य बातें निकलती हैं। शायद कुछ नई समझ मिले हमें। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये विचार अक्सर हमारी जो पारंपरिक सोच है ना समाज की, और यहाँ तक कि जो स्थापित मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, उनको भी एक तरह से चुनौती देते हैं। इनका जो मुख्य जोर है, वो बाहरी चीज़ें बदलने पर उतना नहीं, जितना अंदरूनी बदलाव पर है, अपने भीतर एक क्रांति। हाँ, तो चलिए प्रेम और रिश्तों की इस उलझी हुई दुनिया से ही शुरू करते हैं। लव, फ्रीडम एंड अलोननेस में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रेम असल में खुद को जानने का एक तरीका है। ये उस तरह के सतही वादों से बिल्कुल अलग है। जैसे वो पैडी के पत्र वाला किस्सा है ना, कहता है कि प्रेमिका के लिए पहाड़ चढ़ जाएगा, समंदर तैर लेगा, हाँ, हाँ। लेकिन फिर आखिर में धीरे से जोड़ता है कि शुक्रवार को मिलने आऊंगा अगर बारिश नहीं हुई तो। हाँ, वो किस्सा दिखाता है कि कैसे हम कई बार प्रेम के नाम पर बस अपनी ज़रूरतें या एक तरह का आकर्षण, उसी की बात करते हैं। ओशो के हिसाब से तो सच्चा प्रेम इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। मतलब वो क्षणिक नहीं है, उसमें एक शाश्वत होने की संभावना है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम दूसरे को एक अनंत रहस्य की तरह देखें, न कि कोई चीज़ जिसे हमने पूरा जान लिया हो। ये जो विचार है कि रिश्ते को एक निरंतर हनीमून की तरह देखना, ये इसी से जुड़ा है फिर, कि मतलब साथी एक दूसरे के लिए हमेशा नए बने रहें, एक खोज की तरह। बिल्कुल, एक अनंत खोज। पर ओशो ये भी कहते हैं कि ज्यादातर पारंपरिक रिश्ते वो वर्चस्व की लड़ाई बन जाते हैं, डोमिनेशन की। ये थोड़ा निराशाजनक सा लगता है। ऐसा क्यों होता है आखिर? ओशो का जो विश्लेषण है वो कहता है कि इसकी जड़ अहंकार में है, प्रेम में नहीं। हम्म। जब रिश्ते में मैं और मेरा बहुत ज्यादा हावी हो जाता है ना, तो दूसरा व्यक्ति बस अपनी जरूरतें पूरी करने का एक साधन बन के रह जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कांट ने कहा था कि किसी इंसान को साधन की तरह इस्तेमाल करना सबसे अनैतिक है। जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं, तो प्रेम की जगह अहंकार आ जाता है और वहीं से फिर झगड़ा शुरू। तो फिर हल क्या है इसका? क्या स्वतंत्रता वही चाबी है? हाँ, काफी हद तक। ओशो कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता देने से ही मिलती है। जब आप दूसरे को बांधते नहीं ना, तो आप खुद भी मुक्त महसूस करते हैं। वो 90 साल के बूढ़े जोड़े वाला किस्सा याद है, जो तलाक इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि सालों से नाखुश थे। हाँ हाँ, बच्चों के बड़े होने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। तो वो इसी बात पर जोर देता है कि दुख को झेलते रहना जरूरी नहीं है, और प्रेम को किसी पिंजरे में बंद नहीं कर सकते। वो तो हवा के झोंके की तरह है, आता जाता रहता है। या मतलब बात यह है कि रिश्ते अहंकार पर नहीं, समझ और स्वतंत्रता पर टिकने चाहिए। प्रेम थोपा नहीं जा सकता, वो तो खिलता है। और ये स्वतंत्रता वाली बात सिर्फ रिश्तों तक ही नहीं है, शायद समाज और व्यक्ति के बीच भी ये लागू होती है। लव, फ्रीडम एंड अलोननेस में समाज जो बाधाएं लगाता है उसकी बात है। यहाँ तक कि इंसानों को वश में रखने के 5 नुस्खे बताए हैं, और उसकी शुरुआत ही होती है प्रेम और स्पर्श की आज़ादी छीन कर। ये सोचना कि समाज हमें कमज़ोर रखने के लिए गले लगने जैसी सहज चीज़ से भी डराता है, ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, ओशो समाज की जो कंडीशनिंग है, उस पर बहुत जोर देती हैं। वो कहती हैं कि माता-पिता, शिक्षक, नेता, ये सब जाने अनजाने हमें समाज के एक बने बनाए खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे माँ-बाप चाहते हैं कि बच्चे उनकी तरह बने, भले ही वो खुद जिंदगी में दुखी हों या अतृप्त। हाँ, अपनी अधूरी इच्छाएं बच्चों पर थोप देते हैं। बिल्कुल। ओशो एवरीडे में इसे प्रकृति और समाज के बीच का एक संघर्ष कहा गया है। समाज चाहता है कि चीजें जैसी हैं वैसी बनी रहें, स्टेटस को। और इसी में वो बच्चे वाला किस्सा भी आता है, जिससे पूछा जाता है तुम कौन हो, और वो जवाब देता है ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हर कोई उसे अपनी तरह बनाना चाह रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो सच्चा स्व है, जो आत्मज्ञान है, वो समाज के लिए खतरनाक है? मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के हिसाब से देखें तो हाँ। जो व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई को थोड़ा भी जान लेता है ना, उसे फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो अपनी समझ से जीता है। इसीलिए समाज या संगठित धर्म जैसे ईसाई, हिंदू वगैरह,
वो व्यक्ति को बाहर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। ओशो कहते हैं कि सिर्फ सच्चा धर्म जैसे बुद्ध या जीसस का मार्ग वो विद्रोही होता है, क्योंकि वो अंदर मुड़ने को कहता है। और हमारा जो अहंकार है वो असल में क्या है? वो समाज की दी हुई पहचान ही तो है, दूसरों की राय का एक जोड़। ध्यान इसी बाहरी खोल को तोड़ने का एक तरीका बन सकता है। तो यहाँ से हम सीधे ध्यान और जागरूकता पर आ जाते हैं। इन स्रोतों में ध्यान को किसी पूजा पाठ या मंत्र वगैरह से अलग बताया गया है। ओशो एवरीडे कहता है ध्यान यानी होश, चेतना। और मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में जागरूकता के 4 बड़े दिलचस्प चरण बताएं। पहला है शरीर के प्रति जागरूकता। मतलब अपनी हर हरकत, हर गतिविधि के प्रति सजग होना, अवेयर होना। और जब ये होता है तो शरीर अपने आप में शांत और एक लय में आने लगता है। दूसरा चरण है विचारों के प्रति जागरूकता, जो हमारे मन में लगातार विचार चलते रहते हैं। हाँ, वो तो चलती रहते हैं। बिल्कुल। तो उनके प्रति बस सजग हो जाना, उन्हें एक दर्शक की तरह देखना, बिना ये कहे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बस देखना। तो वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसी को साक्षी भाव कहते हैं। फिर तीसरा चरण है भावना और संवेगों के प्रति जागरूक होना, गुस्सा, खुशी, डर, इनके प्रति। और चौथा, जो सबसे गहरा लगता है, वो है स्वयं इस जागरूकता के प्रति ही जागरूक हो जाना। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। हाँ, इसे समझने के लिए वो बाल शेम वाला किस्सा शायद मदद करे, जब पहरेदार कहता है कि मेरा काम पहरा देना है, हाँ, जाना है। जब आप अपने विचारों या भावनाओं से खुद को अलग करके सिर्फ देखते हैं ना, तो आप उनसे ऊर्जा लेना बंद कर देते हैं और वो धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। ये एकाग्रता से अलग है। कॉन्सेंट्रेशन में आप एक चीज पर ध्यान टिकाते हैं। जागरूकता में आप बस खुले आकाश की तरह हैं, जो भी गुजर रहा है बादल की तरह, आप उसे देख रहे हैं। ज़हन का जो जाजीन है या सिर्फ बैठना, वो अभ्यास भी शायद इसी से जुड़ा है। बिना कुछ किए बस बैठे रहना। पर ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा, मन तो भागेगा इधर उधर। बिल्कुल भागेगा, और वही तो चुनौती है। मन तुरंत कुछ करना चाहता है, कहीं भटकना चाहता है। ओशो कहते हैं कि साक्षी भाव या होश ये साधना की शुरुआत है, और अमन या नो माइंड मतलब विचारों से पूरी तरह मुक्ति, वो इसकी पूर्णता है, पराकाष्ठा है। और इसे पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी सुझाए गए हैं, जैसे डायनामिक मेडिटेशन। उसमें काफी तीव्र शारीरिक क्रियाएं होती हैं, श्वास का प्रयोग होता है। हाँ, ताकि दबी हुई भावनाएं बाहर निकलें, कैथारसिस। बिल्कुल, कैथारसिस। फिर साक्षी भाव में स्थिर होना, और अंत में उत्सव, सेलिब्रेशन। हाँ, और विपश्यना का भी जिक्र है, जिसमें बस आती जाती सांस को या पेट के उठने गिरने को देखते रहना है। लाफिंग मेडिटेशन भी है, हंसी के जरिए ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाना और सोच को रोकना। वो धूम्रपान वाला किस्सा भी बड़ा मजेदार है, कैसे वो 30 साल से सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और ओशो ने उन्हें सलाह दी कि पूरी जागरूकता से सिगरेट पियो, हर कश का होश रखो। और कुछ ही दिन में आदत छूट गई। हाँ, ये दिखाता है कि जागरूकता कैसे हमारी जो ऑटोमेटिक मैकेनिकल आदतें हैं उनको तोड़ सकती है। जब आप किसी काम को पूरे होश से करते हैं ना, तो आप उसके गुलाम नहीं रह जाते। और जरूरी बात यह है कि हर किसी के लिए कोई एक सही तरीका नहीं होता। मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम कहता है कि आपको वो तरीका खोजना होगा जो आपके लिए क्लिक करे, जो आपको सहज लगे। प्रयोग करना जरूरी है। अच्छा, इन बड़े विषयों के अलावा भी, जैसे प्रेम, स्वतंत्रता, ध्यान, कुछ और बातें भी हैं जो इन स्रोतों में बार बार आती हैं। जैसे कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड, सिर्फ जीवित होने के लिए, सांस लेने के लिए भी आभारी होना, ये ओशो एवरीडे में है। या प्रामाणिकता को, ऑथेंटिसिटी को किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली क्रिया की तरह देखना। हाँ, और भय की प्रकृति पर भी बात है। एक तो होता है प्राकृतिक भय, जैसे आग से दूर हटना, वो जरूरी है। और दूसरा होता है सावधानी के नाम पर डर, जो हमें कुछ भी नया या अनजान करने से रोकता है। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक डर। बिल्कुल। और स्वीकृति का विचार तो बहुत ही केंद्रीय है। स्वयं को स्वीकार करो, उस स्वीकृति में ही बुद्धत्व है। ये ओशो एवरीडे से है। ये एक तरह से अहंकार को छोड़ने और आत्मप्रेम की ओर पहला कदम है। और जब आत्मप्रेम होता है, तभी दूसरों के लिए प्रेम का आधार बनता है। ये बात लव, फ्रीडम एंड अलोननेस और ओशो एवरीडे दोनों में आती है। तो अगर हम इन सब धागों को जोड़कर देखें, तो एक तस्वीर यूं भरती है कि जीवन असल में शायद काफी सरल है, लेकिन हमने उसे अपने सिद्धांतों से, अपनी कंडीशनिंग से, अपने अहंकार से बहुत जटिल बना दिया है ना? बिल्कुल, ओशो एवरीडे में ये बात है। चाहे वो प्रेम हो या स्वतंत्रता या फिर ध्यान,
सबका सार शायद यही है कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह जिया जाए, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर। ये बात भी कई जगह आती है। हाँ बिल्कुल, जागरूकता और स्वीकार्यता ये हमें उन सामाजिक बंधनों और अहंकार की परतों से मुक्त होने में मदद करती हैं जो हमें प्रामाणिक रूप से जीने से रोकती हैं। वो जो नियंत्रण का भ्रम है ना कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, वो टूटता है और जीवन के प्रवाह के साथ बहने की क्षमता आती है। तो कुल मिला के इन स्रोतों से हमने जो समझा वो एक तरह से एक आंतरिक यात्रा का नक्शा है। ये हमें सिखाता है कि कैसे प्रेम, जागरूकता और ध्यान के जरिए हम बाहरी दिखावे और सामाजिक दबावों से परे जाकर एक ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा सच्चा जीवन जी सकते हैं। अपनी जड़ों की ओर लौटना जैसा है शायद। हाँ, और जाते जाते एक विचार शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इन स्रोतों की भावना से ही निकलता है पर शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया, कि अगर असली आज़ादी, असली प्रेम और असली शांति अगर वो भीतर से ही आती है, जैसा कि ये सारे विचार इशारा करते हैं, तो फिर ये जो बाहरी दुनिया की सफलता है, मान्यता है, उपलब्धियां हैं, उनका वास्तविक मूल्य कितना है? क्या जीवन की असली खोज बाहरी लक्ष्यों को पाने में है या उस आंतरिक मौन और स्थिरता को खोजने में है, जहां शायद सच्चा आनंद छिपा है?